अहम और स्वाभिमान में इतना बारीक फर्क है कि अक्सर लोग स्वाभिमान के नाम पर अहम को अपने अस्तित्व का हिस्सा बना लेते हैं, अपने इस अहम की पूजा करने लगते हैं और इस अहम की प्यास को बुझाने के लिए वो किसी को मौत भी दे सकते हैं। इस अवस्था में इंसान बेवजह अपने आप को सर्वोपरि और दूसरों को नीचा देखने लगता है और अपने इस अहम के वहम में नेक और शरीफ लोगों के लिए खतरा बन जाता है। ये शायद सुसाइड नहीं मर्डर है, जिसको किसी ने खुदकुशी का रूप देने की कोशिश की है। ये देखो, गले पे एक नहीं 2 निशान है। देखते हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आता है। सर, ये पर्स मिला। इसको पहचानते हो? हाँ साहब, ये तो नैना सिर के अपनी शांताराम काका की बेटी, इसी गाँव की है। साहब, ये नैना और इस असलम का जबरदस्त लफड़ा चालू था। असलम! 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 मार डाला। मैंने कहा था ना, मार देंगे मेरे बच्चे को। मार डाला उन्होंने मेरे बच्चे को। मेरे बच्चे। इनको किसने बताया होगा? सर, इन्हीं में से किसी आदमी ने बताया होगा। गांव इतना छोटा है कि हर आदमी एक दूसरे को जानता है। और ये वो लोग कौन है? सर, ये उधर वाले लोग हैं। नैना आपकी बेटी है? हाँ साहब, वो मेरी बेटी है। बुलाइए उसे। पर वो तो कल रात से घर लौटी नहीं। क्या? वो कल से नहीं आई है? और पुलिस कंप्लेंट करने के बजाय आप यहाँ फुर्सत से बैठ के घड़ा बना रहे हैं? नहीं साहब, वो काम ही ऐसी जगह करती है। वो क्या कहते हैं, जहाँ कचरा साफ करना, स्कूल में पढ़ाना, दारू वगैरह बंद करना। एनजीओ? हाँ साहब, वही साहब उसी काम के लिए वो 2-2 दिन तक बाहर रहती है और यही सोच के हम लोग पुलिस चौकी नहीं आए साहब। नैना और असलम के अफेयर के बारे में पता है आपको? मतलब वो एक दूसरे से प्यार करते हैं? नहीं साहब, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं साहब, हमारी बेटी ये सब में नहीं पड़ती। एक बार नहीं, बार-बार समझाया तुझे। तू दोस्त के अलावा कुछ नहीं बन सकता है मेरा। तो फिर ये सब तमाशा करके किसको दिखा रहा है? हाँ, देख असलम, समझ जा, अभी भी वक्त है। नहीं तो प्यार व्यार तो बहुत दूर की बात है, ये जो अपनी दोस्ती है ना, वो भी नहीं है। किसी ने आपको झूठ बोला होगा। और असलम की मौत की खबर है? हाँ साहब, वो बाजू वाले ने बताया हमको। उसकी मौत की खबर सुन के हमको बहुत बुरा लगा साहब। लेकिन साहब, ये सब में हमारी बेटी को मत फंसाइए साहब। ठीक है, लेकिन जैसे वो आती है हमें बताइए। कोई साहब। वारके, हमें पहले ये पता करना पड़ेगा कि असलम और नैना की लव स्टोरी है या असलम का एक तरफा प्यार है। और ये बात हमें नैना ही बता सकती। और ये भी पता करो कि वो कैंप गई थी या ये लोग झूठ बोल रहे हैं। एक पॉसिबिलिटी और है वारके, चूंकि असलम और नैना 2 समुदाय के थे, हो सकता है ये असलम की मौत इनकी लव स्टोरी का नहीं। सर, मैंने इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए खबरी को काम पे लगा दिया है। असलम नैना से एक तरफा प्यार करता था, लेकिन असलम और नैना के बीच में प्यार का कोई भी रिश्ता नहीं था। उन दोनों के बीच में कोई लव स्टोरी नहीं चल रही थी। तो फिर इस प्यार की झूठी अफवाह और सांप्रदायिक भेदभाव का षड्यंत्र रचने वाला दिमाग किसका था, जिसने इस षड्यंत्र की आड़ में छिपकर असलम का कत्ल कर दिया? पर इस कत्ल की वजह क्या थी और क्या वो मुजरिम नैना या असलम का अपना कोई करीबी रिश्तेदार था या फिर कोई पराया? अरे साहिब, मैं कह रही हूँ ना, ये सब वो नैना के घर वालों का क्या धरा है। उसका बाप और उसका चाचा दोनों बच्चे की मोहब्बत के खिलाफ थे। ये उन्हीं की करतूत है। अल्लाह उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। देखिए, आपको जो कुछ भी कहना है साफ साफ कहिए।
हाँ तो साफ साफ ही कह रही हूँ, मैं किसी से डरती नहीं हूँ। वो रघु राउत का चाचा और वो उसका। अभी घड़े मुर्दे उखाड़ के क्या मिलने वाला है? मेरा बेटा असलम तो वापस आने वाला है नहीं। अभी आप मेहरबानी करके ये बता दीजिए कि उसकी बॉडी कब मिलेगी, ताकि हम उसके जनाजे की तैयारी कर ले साहब। जैसे फॉर्मेलिटीज पूरी हो जाएगी आपको बॉडी मिल जाएगी। सलाम। कुछ पता चला? हाँ साहब, ये नैना और असलम के लफड़े को लेकर बहुत टेंशन हो रही थी इधर वाले और उधर वाले लोगों में। इधर वालों ने तो अपने लोगों की मीटिंग भी बुलाई थी सब। बस मैं सबकी तरफ से बोलता हूँ, ऐसा ढीला रवैया नहीं चलेगा। ऐसा रहा ना तो अपने बिरादरी की एक भी लड़की साफ नहीं बचेगी। अरे प्यार के नाम पे कोई भी एड़ा बनाएगा उनको, एक की वजह से सबकी इज्जत जा रही है। बरोबर है कि नहीं? बरोबर है, बरोबर। अरे हिम्मत भगा तेमची, बोलते हैं कि शादी करना है तो धर्म बदलना पड़ेगा। हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, नहीं करेंगे ना? बिल्कुल नहीं करेंगे। देख शांताराम, तू अपनी लड़की को समझा, उसका ये प्यार का नाटक बिरादरी से बड़ा नहीं है, समझा कि नहीं? काका, तुम्हारी बेटी की वजह से इस गांव में एक दिन खून खराबा होगा। अभी भी समझ जाओ और उसको भी समझा दो। चला रे, समझ लो ना, अटवंटे हो। ठीक है सर, हमने इंक्वायरी की तो पता चला कि बाजू के गांव में यानी राहुरी में एनजीओ का कैंप लगा है। नैना वहां गई या नहीं ये तो पता नहीं चला। जहां कैंप लगा है शायद वहां मोबाइल का नेटवर्क ना हो सकता है। वहाँ के लोकल पुलिस स्टेशन से कंफर्म करो कि नैना वहाँ है या नहीं, क्योंकि नैना के बाप ने हमसे झूठ बोला था कि नैना और असलम के अफेयर के बारे में उसे कुछ भी नहीं पता। नैना और असलम के अफेयर के बारे में पता है आपको? नहीं साहब। और सर यहाँ तो असलम की माँ ने रघुराम के ऊपर ही खून का इल्जाम डाल दिया। उसका बाप, रघु राउत का चाचा, दोनों बच्चे की मोहब्बत के खिलाफ थे। उसके बाप ने क्या बोला? कुछ नहीं, चुपचाप खड़ा था और जब बात बढ़ने लगी तो कहा कि असलम की बॉडी दे दो और मामला खत्म कर दो। वाकई कोई आम लव स्टोरी का मामला नहीं लग रहा है। दोनों परिवारों के बीच में जरूर कुछ ऐसा हुआ है जो ये हमसे छुपा रहे हैं। दो समुदाय के बीच की बात है, हमें बहुत होशियारी से काम करना पड़ेगा। एक काम करो, इस रघुराम पे नजर रखो और अगर जरूरत पड़े तो उठा लो उसको। हाँ बोल। खबर पक्की है, ये नैना के काका ने असलम को एक बार नहीं बहुत बार धोया है। पुलिस? तुम्हें हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा। अरे झाला का है? वो तो पुलिस स्टेशन जाके पता चलेगा। अरे ऐसे कैसे चलना पड़ेगा? निकेला का है? तुझे पूछ नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ, चल। अरे सोड़ा वाला सर। सोड़ा क्या साहब? वो असलम के लिए उठाया मेरे को? कोई बात नहीं, अच्छा हुआ मरा, वरना मैं काट डालता था उसको। अरे तेला दोनदा सांगितलं की ऐसे कोई भी मेरे साइड की लड़की को भगा के नहीं ले जा सकता। परेशान बनता था, अब मरा ना वो। और साहब मैंने उस पर हाथ साफ किया तो खून करने का शक आया ना मेरे पे, तो फिर उसकी सौतेली माँ को भी इधर उठा के लाने का ना। अरे वो भी तो अपने भाई इलियास से खूब पिटवाई उसको। ये बोलते साहब कि वो लोग ही मारे उसको। ठीक है जाओ, लेकिन गांव से बाहर मत जाना। ठीक है। मार्के नजर रखो इस पे, कि कितना सच बोल रहा है ये तो नैना के मिलने के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल हमें असलम के घर वालों से पूछताछ करनी चाहिए। चलो। ये असलम आपका सौतेला बेटा था ना? सौतेला था तो क्या हुआ साहब? औलाद नहीं था क्या? यहाँ माँ की छाती दर्द से फटी जा रही है और आप है कि अपने भाई इलियास से उसको क्यों पिटवाया था? कौन कान भर रहा है आपका? कौन कह रहा है ये सब? उसे मेरे सामने लाइए। एक तो मेरे बेटे को मार दिया और मुझ पर इल्जाम लगा रहे। अल्लाह उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। उशित के तो कीड़े पड़ के मरेगा, सड़ के मरेगा। साहब अब काहे को मेरे बच्चे की मिट्टी खराब करनी है? क्या मिलने वाला है इससे?
और बिन का भाई इलियास भी यही है क्या? हाँ सर, वो ग्रीन चेक्स का शर्ट पहना ना, वही है। हाँ साहब, मैंने पीटा था उसको। नैना के चक्कर में? नहीं साहब, नैना के चक्कर में नहीं। तू अब ही निकल जा मेरी आपा के घर से, तेरी वहां कोई जरूरत नहीं है। क्या हो गया? हाँ? दुल्हन के बदले दूल्हा लाने की तैयारी में है? हाँ? दुल्हन के बदले दूल्हा? मतलब क्या है तेरा? अब अपने घर की इज्जत कैसे उछालूं साहब? और वो असलम, लड़कियों के बदले लड़कों के साथ हम बिस्तर होता था साहब। मैंने उसे बहुत समझाया साहब, पर वो नहीं माना और उस सुनील पाटिल के साथ अपना लफड़ा चालू रखा साहब। वो पाटिल भी अपने ही गांव का है साहब, लेकिन जब असलम नहीं माना तो मैंने उसे बहुत मारा साहब। लेकिन फिर भी साहब, अपने ही घर के बच्चे को कोई जान से मारता है क्या साहब? मैंने और आपा, हम दोनों ने कुछ नहीं किया है साहब। चल मान लिया तूने नहीं किया, तेरी आपा ने नहीं किया, तो फिर किसने किया बता? साहब जरूर उस नैना के साइड के लोगों ने ही मारा होगा साहब। मेरे को तो लगता है साहब, ये कांड जरूर उस रघुराम ने ही किया होगा साहब। उसे नेता बनने का बहुत शौक था साहब। ठीक है, तू जा सकता है, लेकिन गांव से बाहर मत जाना। जी साहब। सर, राहुरी पोलीस स्टेशनवरनं खबर मिळाली की नैना एनजीओच्या कॅम्पला पोहोचलीच नाही और जो लड़कियां कैंप गई थी वो लौटकर घर वापस पहुंच चुकी है। मतलब हो सकता है इन्हीं इधर वाले या उधर वालों ने नैना को कहीं छुपा रखा। वो काम ही ऐसी जगह करती है, कचरा साफ करना, स्कूल में पढ़ाना। एनजीओ? हाँ हाँ साहब, वही साहब। उसका बाप, रघुराम, उसका चाचा, दोनों बच्चों की मोहब्बत के खिलाफ थे। और के नैना के मोबाइल की लास्ट लोकेशन और कॉल रिकॉर्ड्स मंगवा। ओके सर। और अगर इलियास की बयान में थोड़ी सी भी सच्चाई है, और वो असलम, लड़कियों के बदले लड़कों के साथ हम बिस्तर होता था साहब। मैंने अपनी आंखों से देखा था साहब। हो सकता है कि सुनील ने ही असलम और नैना के रिश्ते से जलकर पहले असलम को मार दिया और उसके बाद नैना को गायब कर दिया। सुनील को उठाना इतना आसान नहीं है, वो गांव के सरपंच का लड़का है और उसके ऊपर तक पहुंच। ऊपर नीचे से कोई फर्क नहीं पड़ता, सुनील को उठाना है मतलब उठाना है। अरे छोड़ो मुझे, कहाँ लेके जा रहे हो? अरे छोड़ो मुझे, चल। जानते नहीं हो तुम लोग किस पे हाथ डाल रहे हो? हम सब जानते हैं, पर तुझे ये नहीं पता तू किसके हत्थे चढ़ा है। भलाई इसी में है कि सच सच बता, क्योंकि तेरे और असलम के रिश्ते के बारे में पता है। कोई कुछ भी बोलेगा तो आप किसी को भी उठाओगे क्या? मेरा उसके साथ कोई लेना देना नहीं था, वो सिर्फ मेरा दोस्त था और उसका तो नैना के साथ लफड़ा था और नैना के घर वालों को असलम पसंद नहीं था। ये बात तो पूरे गांव वाले जानते हैं। चलिए बता, जब असलम की मौत हुई तू कहाँ था? मैं पास वाले गांव में राहुल में था अपने दोस्त लोग के साथ। बिना हमारे परमिशन के आसपास कहीं मत जाना, समझा? जा। के पता करो ये सुनील सच बोल रहा है या झूठ, क्योंकि ये जानकारी हमें नैना को ढूंढने में काफी मददगार साबित हो सकती है। यस सर। और सर मुझे लगता है हमें नैना के कॉलेज के दोस्तों से भी पूछताछ करनी चाहिए, शायद हमें उनसे कुछ इन्फॉर्मेशन मिले। करेक्ट सर, ये असलम की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। वाकई मेरा शक सही निकला, असलम ने सुसाइड नहीं किया बल्कि उसका मर्डर हुआ है। इसका मतलब हो सकता है नैना की जान भी खतरे में हो। मैंने आप लोगों को बोला ना, मुझे नहीं पता नैना के बारे में। ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम्हें कुछ पता नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं तुम नैना की सबसे करीबी दोस्त हो। 4 दिन से तुम्हारी दोस्त गायब है और तुम्हें अब भी नहीं लगता कि तुम्हें जो कुछ पता है हमें बताना चाहिए? सर, वो 4 दिन पहले कॉलेज आई थी, पर उसके एनजीओ का एक छोटा सा कैंप था ना, इसलिए वो जल्दी चली गई। बस इतना ही? और तुम डर क्यों रही हो? हम हैं तुम्हारे साथ, जो भी पता है बता दो। सर, अगर उन लड़कों को पता चल गया कि मैंने आपको कुछ भी बताया है तो वो मुझे भी परेशान करेंगे। कौन लड़के? और तुम्हें भी? इसका मतलब क्या वो नैना को भी परेशान कर देते? जी सर। देखो, छुपाने से प्रॉब्लम और भी बड़ी हो सकती है, इसलिए बता दो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। सर, कुछ दिन पहले सीनियर कॉलेज की 3 स्टूडेंट को नैना की वजह से कॉलेज से निकाल दिया गया था। तुम तीनों को कॉलेज की तरफ से रेस्ट्रिक्ट किया जाता है और दोबारा इस कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा, समझे? ए थांब, नालायक, माझ्या मुलाला कॉलेजमधून काढलं। अब पड़ गई ठंडक तेरे कलेजे को।
मुझे कोसने से कुछ नहीं होगा। पहले अपने बेटे को समझाइए, जो क्लास में खुद तो दारू पी के आता ही है, बाकी के स्टूडेंट्स को भी दारू बेचता है। तो तुझे क्यों आग लगी इस बात से? ये कॉलेज है, दारू का अड्डा नहीं। इसे पहले भी 2 बार मैंने समझाया था, लेकिन ये माना नहीं, इसलिए मुझे इसके खिलाफ कंप्लेंट करनी पड़ी। अगर अब भी नहीं सुधरा ना, तो मैं फिर से कंप्लेंट करूंगी। कंप्लेन तो तब करेगी ना जब तू जिंदा बचेगी। अब देख तेरे साथ क्या क्या होता है। चल आई। सर, नैना किसी से नहीं डरती। उसने लोगों की भलाई के लिए बहुत काम किया है। समाज सुधार की तो जिद सवार है उसके सर पे। आप चाहो तो गांव वालों से पूछ सकते हैं। सर, अब मैं जा सकती हूँ। उन लोगों को पता चलेगा ना तो मुझे वो परेशान करेंगे। ठीक है, लेकिन जाने से पहले पाटिल मैडम को उन लड़कों के नाम और एड्रेस दे देना। अगर वो लड़के तुम्हें फिर से परेशान करते हैं तो तुरंत पुलिस स्टेशन में आके कंप्लेंट करना। नैना के बारे में कुछ भी पता चले तो फौरन हमें आके बताना। पाटिल मैडम, नावाड़ी नंबर के। सर, पूछताछ से पता चला है कि नैना वाकई में एनजीओ के साथ मिलकर समाज सुधार का काम कर रही है। गांव से दारू गंदगी दूर करने की लगातार कोशिश कर रही है। अगर वो इतना सब कुछ कर रही है तो जाहिर सी बात है कि उसके कई सारे दुश्मन भी होंगे। उसके मोबाइल का लास्ट लोकेशन पता चला? यस सर, नैना के मोबाइल का लास्ट लोकेशन गांव के बाहर का दिखा रहा है। शायद बैटरी डाउन हो जाने की वजह से फोन स्विच ऑफ हुआ होगा। और एक बात सर, नैना के कॉल रिकॉर्ड से पता चला है कि असलम और नैना में काफी बातें हुआ करती थी। शायद उन दोनों में वाकई अफेयर रहा होगा। तब तो पॉसिबल है कि ये ऑनर किलिंग का मामला हो सकता है कि दोनों की ही तरफ से किसी ने अपनी बिरादरी का बदला लेने के लिए ऐसा किया हो। वाकिफ, नैना के एनजीओ में पूछताछ करो, हो सकता है मैं वहां से कोई इंफॉर्मेशन मिले। ओके सर, नैना बहुत ही बहादुर लड़की है, किसी से नहीं डरती। और हमारे एनजीओ की तो जान है, वो गलत होता देखकर कहीं भी भिड़ जाती है। सर, वैसे तो हम काफ़ी समस्याओं पर काम कर रहे हैं, पर गांव में शराबबंदी करवाना हमारा पहला एजेंडा था, और नैना ने तो इसके लिए गांव के ऑटो तक को अपने साथ कर लिया था। ये लो पैसे, और पूरे दारू की बोतलें उठा लो। पूरा का पूरा माल बिकना चाहिए, समझे? क्या बोलता है वो? सारे बोतल तो हमेशा बेचने की कोशिश करते ही हैं। देख, बंकस मत कर, माल उठा। और ध्यान रखना, पूरा माल बिकना चाहिए। चलेगा? चला 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 चला। अरे साला मिला, पकड़ इसको, पकड़। माँ बाप करने के लिए भेजते हैं, रे दारू बेचते हैं। सारी फसाद की जड़ तोड़े कर लूं। अगर तू नहीं होता ना तो ये गांव बर्बाद नहीं होता। तूने यहाँ दारू की भट्टी शुरू कर दिया ना, आज तो तुझे बर्बाद करके छोड़ेंगे हम। देखो, तुम लोग अच्छा नहीं कर रहे हो, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। उससे ज्यादा बुरा क्या करेंगे? तेरे को बता दो तो बुरा क्या होता है ना? सारी दारू की भट्टियों को फोड़ दो। तू हमारा बुरा करेगा? आज देख तेरा बुरा हाल हम क्या करते हैं। हाथ इसका मुंह पे। नहीं 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 नहीं, अरे मुंह काला कर इसका। चलेगा ना इसको? गाँव का सर्वनाश किया ना तूने? अब बता दो तुझे। चलो तू चलो, लेके चलो स्टेशन। सर, गांव में शराबबंदी करवाना मुश्किल नहीं था, पर असली प्रॉब्लम तो उसके बाद शुरू हुई। तेरे को क्या लगा गांव की औरतों को इकट्ठा करेगी, मेरे खिलाफ भड़काएगी और मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? देख, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तूने मेरा धंधा इस गांव में बंद किया है, लेकिन दूसरे गांव में मेरा धंधा जमेगा और अच्छी तरह जमेगा, और तू कुछ नहीं कर पाएगी। वो तेरा आशिक है ना असलम, वो मेरे धंधे पे रोज आता है। 2000 उधारी हो गई है उसकी उधारी तू देती है? अरे पैसे की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कुछ और ही दे दे। हाथ दूर रखकर बात करना, वरना तोड़ दूंगी। मैं डरने वाली नहीं हूँ, समझा? मेरा गांव तेरे और तेरी दारू से खाली हो गया, मेरे लिए इतना ही काफी है। और अगर जरूरत पड़ी ना तो पुलिस में जाऊंगी और तुझे जेल भी भिजवाऊंगी, समझा? चलो।
नैना के बारे में कुछ भी पता चलता है या कुछ भी खबर मिलती है तो हाँ हमें आकर तुरंत बता देना। जी सर। आपकी छोटी सी मदद हमारे लिए बड़ी हो सकती है। थैंक यू सर। क्या हुआ? कुछ नहीं सर, बस ऐसे ही। वो लड़की हमसे बात करना चाहती थी लेकिन बाकी लोगों ने उसे रोक दिया। उसके पास जरूर कोई इंफॉर्मेशन है। पाटिल मैडम एक काम करो, आप उस लड़की का एड्रेस निकालो, हम उससे बात करेंगे। ओके सर। हो आई 2 मिनिटांनी येते। बताओ। क्या बताऊं सर? वही बात जो तुम ऑफिस में बताने की कोशिश कर रही थी। सर 14 नवंबर को हम पुलिस स्टेशन आने वाले थे क्योंकि हमें पता लगा था कि गांव में दारू की भट्टी फिर से शुरू होने वाली है। देखो पूनम, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम हमसे कुछ छुपा रही हो, कुछ अधूरा बता रही हो। देखो किसी भी अधूरी बात से हम सही नतीजे पर नहीं पहुंच पाएंगे और जिसका नुकसान नैना को ही होगा। क्या तुम नहीं चाहती हो कि तुम्हारी दोस्त घर पर वापस आए? सर नैना और असलम के बीच कुछ तो प्रॉब्लम थी। नैना, 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 मुझे तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी है। तुझे क्या लगता है तू मुंह घुमा लेगी तो बात खत्म हो जाएगी? पूनम तू जरा उधर जा, मैं इससे बात करके आती हूँ। क्या असलम, क्या है? हाँ तुझे पहले भी बोला था और आज फिर बोल रही हूँ, हमारे रिश्ते का कुछ नहीं हो सकता। ना तेरे घर में ना मेरे घर में, हमारे रिश्ते को कोई नहीं मानेगा। तो क्यों ये सब नाटक कर रहा है? देख असलम, भूल जा। देख नैना, मेरे घर वालों को छोड़ दे, उनको मैं संभाल लूंगा, तू बस अपनी बात कर। तू क्यों उसमें जिद पे अड़ा हुआ है? मैं बोल रही हूँ ना, हमारा कोई फ्यूचर नहीं है साथ में। कब से प्यार से समझा रहा हूँ, मेरी बात समझ में नहीं आती तुझे? ये झांसी की रानी ना गांव वालों के सामने बनना, मेरे सामने बनने की जरूरत नहीं है। सर उसके बाद तो ये रोज का हो गया था। जब भी नैना असलम को मना करती थी वो उसे बहुत मारता था, और जब नैना के काका रघुराम ने असलम को मारा और धमकाया तो उसने उसका बदला भी नैना से ही लिया। देखो पूनम, अगर नैना के बारे में कुछ भी पता चले या याद आए तो बेझिझक होकर हमें बताना, ठीक है? सलाम मैडम। असलम और नैना के बीच में प्यार का कोई भी रिश्ता नहीं था, वो सिर्फ असलम का एक तरफा प्यार था। लेकिन किसी ने उनके खिलाफ प्यार की झूठी अफवाह उड़ाई ताकि सबको ऐसा लगे कि असलम के कत्ल और नैना के गायब होने की वजह सांप्रदायिक भेदभाव है। क्योंकि इस बात को लेकर गांव में तनाव तो था, क्या असलम के कातिल का नैना के गायब होने के पीछे भी कोई हाथ था, या फिर नैना के गायब होने के पीछे कोई दूसरा ही अपराधी था और कोई दूसरा ही मकसद था। पर इन गुमनाम सवालों के शोर में जो एक बात साफ नजर आ रही थी वो ये कि वो मुजरिम नैना और असलम का कोई करीबी रिश्तेदार ही था। सर 12 नवंबर को मैं तहसील गया था, वहाँ जो हर हफ्ते बाजार लगता है ना साहब, उधर ऑर्डर देने के लिए हमेशा जाता हूँ साहब, और लौटने में रात हो जाती है साहब। तुमने नैना और असलम के बारे में झूठ क्यों बोला? साहब मेरे को उसका और असलम का रिश्ता नहीं चलता था, और मैं कुछ बोल भी नहीं सकता ना साहब, क्योंकि वही घर बार संभालती है साहब। मैंने किसी को नहीं मारा साहब। साहब मैं गरीब आदमी, 2 रोटी कमाने में सारा वक्त चला जाता है साहब। ठीक है जाओ। ओ साहब, सर अगर इसे 2 डंडे पड़ते थे ना सब कुछ सच उगल देता था। जाने तो दोबारा बुलाना क्या मुश्किल काम है, लेकिन ये सब तब बुलाएंगे जब हमारे पास इसके खिलाफ पुख्ता सबूत हो। या सर या इकडे या। आइए सर। यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है जिसे लगे कि भट्टी खुलने वाली है। लेकिन सर खबर तो पक्की थी। हो सकता है खुली हो लेकिन जगह कोई और हो। एक काम करो, खबरी से पता करो कहाँ खुली है। सर ये देखिए, किसी लड़की का दुपट्टा मिला है। पहचानती हो इसे? हाँ साहब, ये तो मेरे नैना का है। आपको कहाँ मिला? फर्क है, ये कल्लू जहां कहीं भी छुपा है ना, खोद के निकाल उसको। ओके सर। साहब नैना। नमस्ते साहब। नमस्ते, बोलो।
याच गावात एक बेवड़ा रहता साहब सत्या म्हणून, जो नैना को बहुत धमकी वमकी देता था। उसकी बीवी उन लोगों के साथ थी जिन्होंने नैना के कहने पे कल्लू की दारू की भट्टी तोड़ी और उसको पुलिस में दिया था साहब। इसकी बीवी को बहुत कुछ पता हो सकता है। कहाँ रहता है सत्या? मेरा खूब हिम्मत वाले होते साहब, उसी हिम्मत से तो हमने कल्लू की दारू की भट्टी तोड़ी। उसके बाद सत्या उस नैना को बहुत परेशान करता था, क्योंकि उसको दारू नहीं मिल रही थी ना। उसको आते जाते परेशान करता था, उसको धमकियां देता था। उस दिन तो साहब उसने झांसी की रानी कुठे चालली? किधर जा रही है तू? ये दारू कहाँ से मिली तुझे? हाँ, गांव में दारू तो आएगी। मैं क्या बोलता हूँ तेरे को, तू क्या के लिए दारूबंदी के पीछे पड़े लिए? जीने देना हमें। तू भी दारू दूर रह के बात कर। पी ले। बोल रही हूं ना तुझे, दूर होके बात कर। अच्छा, तुझे क्या लगता है तू बात करने की चीज है? मैं तुझे अभी बताता हूँ कि तू क्या करने की चीज है, समझी? छोड़, अरे छोड़ रे। सत्या! चल चल। क्या कर रहे तुम सब? चल बाजूला, बघून घ्या तुम्हाला सगळ्याला। अगर भट्टी बंद थी तो सत्या को दारू कहाँ से मिल रही थी? अब क्या बोलूं साहब, वो कल्लू ने बाजू के गांव में दारू की भट्टी डाली ना, वहां से लेके आता था ये दारू। अब तो इस गांव में भी वो कल्लू की दारू बेचने का काम करता है। ठीक है, या वार के इस सत्या पे जाल बिछाओ। कल्लू जहां कहीं भी है ना, अपने आप झोले में गिरेगा। ओके सर। होश आ गया तुझे? चल बता नैना कहाँ? मेरे को नहीं पता सब नैना कहाँ पे है। ये बोले बोल। आई शप्पा सब मेरे को नहीं पता नैना किधर है। मेरे कुछ नहीं किया सब। चल नैना को छोड़, ये बता कल्लू कहाँ है? तो कल्लू तो आपको बाजू के गांव में मिलेगा। उसकी दारू की भट्टी है वहां पे, वहीं पे मिलेगा आपको। हेलो, क्या? साहेब ही नैना आहे, शांताराम काकांची मुलगी। बॉडी के ऊपरी हिस्से में चोट के निशान है और बॉडी भी फूल चुकी है। ये चोट के निशान और कपड़ों की हालत देख के लग रहा है कि इसने रजिस्ट किया अपने आप को मरने से पहले। हो सकता है, ये भी हो सकता है कि इसका रेप हुआ हो। देखते हैं रिपोर्ट में क्या आता है। मार के ये कल्लू जहां कहीं भी है ना, आज के आज उठाओ उसको। ओके सर। और ये नैना और असलम के केस में जितने भी संदिग्ध हैं, उन सबके मोबाइल की लास्ट लोकेशन निकालो और पता करो कि इसके कत्ल के समय आसपास कौन था। ओके सर। साहब मैंने कुछ भी नहीं किया साहब। कुछ नहीं किया तूने? कुछ नहीं किया साहब। अगर तूने कुछ नहीं किया तो जिस जगह नैना की डेड बॉडी मिली वहां से 200 मीटर दूर तेरे मोबाइल का लोकेशन क्यों दिखा रहा है? साहब बाबा ने मेरे को खेत पे रुकने के लिए बोला था और खेत में पानी छोड़ने का मेरा ही नंबर था साहब, इसके लिए मैं वहां पे रुक गया और उधर ही सो गया साहब, वहां से कहीं नहीं गया साहब। इसको लेके जा जब तक ये सच नहीं बोलता है। साहब मैंने कुछ भी नहीं किया साहब, कुछ भी नहीं किया साहब। ये केस असलम के कत्ल और नैना के गायब होने से बदलकर अब नैना और असलम के कत्ल में तब्दील हो चुका था। नैना के वापस लौटने की उम्मीद उसकी लाश के साथ दम तोड़ चुकी थी। कत्ल के कई मकसद सामने थे और कत्ल के कई संदिग्ध भी। असलम का परिवार, नैना का परिवार, वो लड़के जो नैना की वजह से कॉलेज से बाहर किए गए और दारू की भट्टी से जुड़े सत्या और कल्लू। आखिर वो कौन अपराधी था जिसने असलम और नैना की प्रेम कहानी की झूठी अफवाह फैलाई और जिसकी आड़ में वो छिपकर अपने निजी स्वार्थ के लिए कत्ल कर रहा था? उस मुजरिम को ऐसा क्या फायदा था कि उसे इस बात की भी फिक्र नहीं थी कि ये झूठी अफवाह और दो समुदाय के बच्चों का कत्ल सांप्रदायिक दंगे फैला सकता है, जिसमें पूरा का पूरा गांव झुलस सकता है, सैकड़ों जानें जा सकती हैं। अगर पुलिस ने इस केस को जल्द से जल्द नहीं सुलझाया, अगर समय रहते असली मुजरिम का पर्दाफाश नहीं किया गया,
तो ये मामला बहुत खतरनाक मोड़ ले सकता है। तुझे क्या लगा तो दूसरे गांव में जाकर भट्टी डालेगा तो हम तुझे पकड़ नहीं पाएंगे? हाँ चल बोल, नैना को क्यों मारा? बोल। मानता हूँ साहब, मैंने उसको धमकी दी थी, लेकिन उसने भी मेरी भट्टी तोड़ी थी। पूरा 10,000 का नुकसान किया था साहब। 10,000 के लिए कोई भला किसी को क्यों मारेगा? वैसे भी दूसरे गांव में मेरा धंधा अच्छा चल रहा है साहब, तो काय को इस लफड़े में मैं पड़ूं और पैसे देने वाले की बेटी को क्यों मारूंगा साहब? अरे वही तो मेरा धंधा चलाता है साहब। पैसे देने वाला मतलब? साहब मैं दारू बनाता हूँ और उसके लिए पैसे लगते हैं साहब। जब जब मुझे जरूरत पड़ती है तो शांताराम मुझे ब्याज पे पैसे देता है साहब। वो मटका बनाने वाला शांताराम तेरे को ब्याज पे पैसे देता है? हाँ साहब। इसको तब तक तोड़ो जब तक ये सच ना बोले। साहब मेरा विश्वास करो, मैं सच बोल रहा हूँ साहब। साहब ये केस तो अजीब सा फंसता चला जा रहा है। हर आदमी के पास कत्ल का मकसद है भी और नहीं भी। नैना का कत्ल असलम भी कर सकता है। मैं बोल रही हूँ ना, हमारा कोई फ्यूचर नहीं है साथ में। नैना ने उसकी बात नहीं मानी, असलम मार पिटाई से आगे बढ़ा और उसका खून कर दिया, और इसी वजह से नैना के साइड वालों में से किसी ने बदला लेने के लिए असलम को मार दिया। शांताराम साहब मेरे को उसका और असलम का रिश्ता नहीं चलता था। सुनील या कोई और जो अब तक हमारी पहुंच से बाहर है? सर खूनी तो शांताराम भी हो सकता है, क्योंकि उसे भी असलम और नैना का यह रिश्ता मंजूर नहीं था और गुस्से में आकर उसी ने इन दोनों को मार दिया हो। या फिर कल्लू या नैना का रघुना, वो तो असलम, नैना और उसके परिवार वालों को धमका भी चुका था। ये भी हो सकता है कि असलम की मौत के बाद उधर वालों ने बदला लेने के लिए नैना को मार दिया। पर ये जितनी भी थ्योरी है किसी भी ऐसे नतीजे पर नहीं पहुंचती जिससे दो लोगों का कत्ल हो सके। और क्या, नैना की पोस्टमार्टम रिपोर्ट जल्द से जल्द मंगवाओ, क्योंकि वहीं से हमें पता चलेगा कि एक्चुअली हुआ क्या था। ओके सर। सर नैना की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। मेरा शक सही था। नैना को मारने से पहले उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए गए, लेकिन अजीब बात यह है कि प्रोटेक्शन यूज हुआ है। लेकिन वो कौन हो सकता है जो रेप करते वक्त भी इतने होश में था कि प्रोटेक्शन यूज करे? उसका मकसद क्या होगा? कहीं ये संबंध नैना की मर्जी से तो नहीं बनाए गए, या बेहोशी की हालत में? क्योंकि शरीर के ऊपरी हिस्से में चोट के निशान तो हैं, लेकिन निचले हिस्से में बिल्कुल भी नहीं। सर ये भी तो हो सकता है कि असलम और नैना के मर्जी से यह संबंध हुए हो और उन्हें ऐसा करते वक्त किसी ने देख लिया और गुस्से में आकर फिर उन्हें मार दिया हो। पर वो कौन हो सकता है? कॉलेज के वो 3 लड़के जो नैना की वजह से रस्टिकेट हुए थे, पर उन्हें असलम को मारने की क्या जरूरत थी? सर कत्ल करने का मोटिव सत्या और कल्लू के पास भी है। नैना का सिर्फ कत्ल ही नहीं बल्कि बलात्कार भी हुआ था, और पुलिस ने नैना के बलात्कारी तक पहुंचने के लिए सभी संदिग्धों के मेडिकल टेस्ट भी करवाए थे। असलम भी बलात्कार का संदिग्ध था। कोर्ट की अनुमति और धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए असलम की बॉडी को भी कब्र से निकाला गया और टेस्ट किया गया, लेकिन पुलिस को यहां भी कोई सफलता नहीं मिल पाई। पुलिस फिर से एक बार बंद रास्ते पर जा पहुंची जहां से कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, और तभी पुलिस को एक ऐसा क्लू मिला जिसने इस केस की सूरत ही बदल दी। अरे क्या अजीब आदमी है तुम? तुम्हें अगर दोबारा जमीन नापनी नहीं थी तो इतनी माथापच्ची क्यों की तुमने? तुम्हारी वजह से सारा काम अब मुझे दोबारा करना पड़ेगा। और पटवारी साहब मैं तो बोल रहा हूँ ना, मेरे को और जमीन नहीं चाहिए, जितना है बहुत है। मेरे को दोबारा लफड़े में नहीं पड़ने का साहब। लफड़े में नहीं पड़ने का था तो फिर आरटीआई क्यों फाइल किया? टाइम पास करने के लिए? साहब वो मैं नहीं, मेरी बेटी ने फाइल किया था। वही नहीं रही तो जाने दो ना साहब। ठीक है, तो मेरे को क्या? साहब नमस्कार। चलो तुमसे कुछ बात करनी है। तेरी बेटी गांव में दारूबंदी करवाना चाहती थी और तू पैसे देके दारू बनवा रहा था। ऊपर से वो असलम से प्यार करती थी और इसी वजह से तेरी गांव में बदनामी हो रही थी, और इसीलिए तूने नैना को मारा ना? नहीं साहब मैंने नहीं मारा। मैं अपनी बेटी को क्यों मारूंगा साहब? ये सच कह रहे साहब, ये क्यों मारेंगे? ये तो उनसे बहुत प्यार करते हैं साहब। और पटवारी क्यों आया था तेरे घर पे? रघुराम में और तुझमें जमीन का क्या लफड़ा है? बताता हूँ। 11 तारीख को पटवारी के तरफ से एक चिट्ठी आई थी जिसमें था कि सरकार की तरफ से जो जमीन मिला था उसमें रघु भाऊ ने ज्यादा हिस्सा ले लिया था, और नैना ने क्या आरटीआई डाला था, जिसकी वजह से हमारे सामने पूरी जमीन फिर से नाप ली थी और हमें पूरा हिस्सा मिलना था। पर साहब उसी रात को रघु भाऊ घर आया और बहुत झगड़ा किया साहब। क्या रे शांताराम,
तेरी बेटी अगर तुझसे नहीं संभलती तो बोल, मैं देखता हूँ उसको। ये क्या नाटक डाल रखा है आरटीआई में मेरे खिलाफ, वो जाएगी मेरे खिलाफ, रघुराम के खिलाफ। ओ नैना मैडम, तू छीनेगी मुझसे जमीन, वो सारी जमीन मेरी है, लेके दिखा, मैं भी देखता हूँ कैसे लेती है तू। आपकी नहीं, अपनी जमीन हम वापस लेंगे, जो कि धोखे से आपने अपने कब्जे में कर ली है और जो हमारा हक है। मेरे को ज्यादा भाषणबाजी नहीं देने का, किसी और को देने का। और ये तेरा बाप 2 कौड़ी का, इसको हक दिलाएगी और तू दिलाएगी। तेरे बारे में सब मालूम है मेरे को, असलम के साथ में क्या क्या गुलछर्रे उड़ाती है सब मालूम है। बस बहुत हो गई तमीज से बात, काका समझ के सुन रही हूँ तो मतलब कुछ भी बोलेंगे। चलो चलो निकलो यहाँ से, अब सीधा तहसीलदार के ऑफिस में मिलेंगे। हाँ, या दोबारा मत आना। चलो। है ना, तुझे बनाता हूँ मैं कलेक्टर, दिखाता हूँ मैं कौन, बताता हूँ मैं सबको। सर, शांताराम सच बोल रहा है। नैना को आरटीआई ऑफिस से जो जवाब आया था, ये उसकी कॉपी है। इसका मतलब हम सही जा रहे हैं। इस रघुराम को उठा लो, देखते हैं कौन सा तिस्मार खां बन रही है। ओके सर। बताता हूँ, वो 2 दिन की पैदाश हो गई, मेरे को क्या कुछ नहीं बोली। अरे बड़े आदमी की इज्जत करना भूल गई। शांताराम ने तिची बाइकोला भड़काया उसने, और वो दोनों बहुत सीधे, आरटीआई डाली उसने, जमीन वापस मांगी। मैं उससे बात करने गया तो उसने उल्टा मुझे ही सुनाया। चलो चलो, सीधा तहसीलदार के ऑफिस में मिलना। चलो, अब दोबारा आना नहीं यहाँ पे। चलो। तभी मैंने सोचा कि उसको सबक सिखा के रहूंगा। मैंने झूठा फोन लगाया कि कल्लू की भट्टी वापस चालू हो गई है। मेरे को मालूम था कि वो जरूर आएगी। वो मर गई, मतलब उसकी लाश के साथ तूने बलात्कार किया, वो भी प्रोडक्शन के साथ? क्यों? वो इसलिए साहब कि जब मालूम पड़े तो सबका शक असलम पे जाए। जाली नंबर से असलम को फोन किया। मैंने उसको बोला कि तुम दोनों को भगाने में मैं मदद करूंगा, और इसलिए रात को असलम मेरी बताई जगह पे आ जाए, और असलम मान भी गया। अपनी जरा सी जमीन के लालच और रहम के लिए तूने अपनी भतीजी का खून तो किया ही, उसके साथ बलात्कार भी किया। वो लड़की जो समाज को सुधारना चाहती थी, तूने उससे मार दिया। लेकिन अब तो अपनी असली जगह जाएगा। कर भला तो हो भला जैसी कहावतें हमारे समाज में आज झूठी साबित हो रही हैं। क्यों हमारे समाज में रघुराम जैसे जीव बसते हैं, जिसने अपनी छोटी सी जमीन के लिए गुस्से में अपनी भतीजी नैना को मारा और उसका बलात्कार भी किया। वो नैना जो सभ्य समाज का सपना देखती थी, समाज की गंदगी साफ करते करते गुजर गई। रघुराम को नैना और असलम के कत्ल और नैना के बलात्कार के लिए गिरफ्तार किया गया। अहम और लालच अपराध की पहली सीढ़ी है, इससे अपने आप को दूर रखें और भलाई करते हुए भी सतर्क रहें, क्योंकि बुराई घात लगाए बैठी हो सकती है। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में जुर्म की एक और कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद। समझ नहीं आ रहा होगा आप लोगों को कि मैं क्या करने वाली हूँ, पर जो भी करूँगी अभी थोड़ी देर में आप सबके सामने आ जाएगा। लेकिन जो सामने नहीं आएगा वो है मेरा दर्द, तकलीफ, जिसे मैं झेल रही हूँ न जाने कब से। आज तक बहुत हिम्मत रखी मैंने, यही समझाते रहे खुद को कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन नहीं। तो अब बस जो करना है मुझे ही करना है, और मैं वही करने जा रही हूँ। डैडी आएंगे तो आप उनको बोल देना। मम्मा।
ये लड़की कौन है? भारती कुक थी हमारी। कितने सालों से यहाँ काम करती है? पिछले 1 साल से। कितने बजे आती है ड्यूटी पे? 9 साढ़े 9 बजे के आसपास। ये देखिए बेडरूम में। सर लड़के की जेब से ये पर्स और फोन मिला है, लेकिन पर्स में कोई आईडी नहीं है। इस लड़की का कोई फोन वगैरह? नहीं सर, शायद साइड केसेस थे, दोनों एक दूसरे से प्यार करते होंगे, कोई प्रॉब्लम हुई होगी तो शायद। बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ। यस सर। हमारी व्यस्त और भागदौड़ भरी जिंदगी में अपने घर की चाबियां हमारे घर पर काम करने वाले लोगों और पड़ोसियों के पास छोड़ना हमारी मजबूरी भरी जरूरत बन चुकी है। हम अपने घर से दूर होते हैं और हमारे पास ये जानने का कोई जरिया नहीं होता है कि हमारे घर पर क्या हो रहा है, क्या घट रहा है। एक फ्लैट के मालिक को अपने घर का दरवाजा खोलने पर 2 लाशें पंखे से लटकती हुई मिली, जिनमें से एक लाश थी उसी घर में कुक का काम करने वाली 19 वर्षीय भारती की, और दूसरी थी एक 17 वर्षीय युवक की, जिसके बारे में कोई नहीं जानता था कि वो कौन है। साहब मेरी ड्यूटी 11 से 11 होती है। जिस समय भारती आई होगी उस समय दूसरा वॉचमैन था, रवि। कहाँ रहता है रवि? साहब पास की बस्ती में रहता है, बुलवा देता हूँ। इस बिल्डिंग में सीसीटीवी कैमरास है ना, उसका फुटेज दिखाओ। साहब 15-20 दिन से कैमरास खराब हैं, कंप्लेंट की हम लोगों ने। आई एम ए मार्केटिंग प्रोफेशनल, ज़्यादातर बिजनेस के टूर से बाहर ही रहता हूँ। वो लड़की हमारे यहाँ काम करती थी, लेकिन कभी कोई खास बातचीत नहीं हुई मेरी उससे, और उस लड़के को तो मैंने आज तक देखा तक नहीं। साहब ये लड़का भारती को छोड़ने अक्सर साइकिल पे आता था, और उसने आज भी छोड़ा था साहब, लेकिन कौन था हमने पूछा ही नहीं साहब, मुझे पता नहीं साहब। लेकिन वो तो यहाँ पर काम नहीं करता था ना, फिर अंदर कैसे जाने दिया तुमने उसे? हमने रोका था साहब। ए भाई किधर? वो भारतीय 802 में काम कर रही, तो साबुन मंगाया कपड़े धोने का। ठीक है, साइकिल उधर लगा। उसके बाद काम में याद नहीं रहा, इसलिए देख नहीं सका कि निकले कि नहीं। जहाँ तक मुझे पता है वो कभी किसी को यहाँ नहीं लाई। मोबाइल फोन था उसके पास? जी हाँ, मेरे जाने के बाद ही वो आया करती थी। उसके बाद वो मुझे मिस कॉल किया करती थी, फिर मैं उसे रिटर्न कॉल करके बताती थी कि खाने में क्या बनाना है। फिर तो उसका फोन यहीं कहीं होना चाहिए था, लेकिन मिला नहीं। पता नहीं सर। कुछ दिन पहले वो मुझसे पैसा मांग रही थी उधार, मेरे पास पैसे थे नहीं, तो वो बोली मुझसे कि मेरा मोबाइल ले लो। मेरे पास सच में पैसे नहीं, तो मैंने मना कर दिया। हो सकता है वो किसी और को बेच दी होगी। इस लड़की को काम पे कैसे रखा था आपने? किसी एजेंसी के थ्रू या? जी नहीं सर, हमारे यहाँ एक और मेड है सुप्रिया, डस्टिंग और क्लीनिंग के लिए, वही लेकर आई थी इसे। और ये सुप्रिया यहाँ कब से काम कर रही है? करीब 7 सालों से। 2 हफ्ते पहले उसकी माँ मर गई थी, 2 हफ्ते से छुट्टी पे थी साहब, और कुछ दिन पहले से वो आना शुरू की थी। साहब उसका किसी से कोई चक्कर था ऐसा कभी सुना नहीं। हाँ अगर बाहर हो तो पता नहीं। साहब यही वो साइकिल है जिसपे वो लड़का आया था। ये भारती रहती कहाँ है? नाला सुपारा में कहीं, एग्जैक्टली नहीं पता कि कहाँ रहती थी। जिस लड़की का आपके पास एड्रेस भी नहीं है, उसके हवाले आप अपना घर छोड़ जाती थी? सर ये आईडी ली थी हमने उसकी, इस पर उसका एड्रेस है। इस पर तो भाईंदर का एड्रेस है। भाईंदर? इस लड़के को फोन को आईटी में भिजवाओ और कहो अच्छे से चेक करें, और मालविका ने भारती का जो नंबर दिया है उसे ट्रैकिंग में डलवाओ। यस सर। साहेब भारती यहीं रहती है? उसको तो कई साल हो गए यहाँ से छोड़ के चले गए। अभी कहाँ रहते हो? नाला सुपारा में किधर तो रहते हैं उसके माँ बाप के साथ। इस लड़के को पहचानती हैं आप? ये तो भारती का भाई कुणाल है। नेटवर्क प्रोवाइडर से उस लड़के के नंबर को लेकर इंक्वायरी की सर। कुणाल नाम है उसका, और एड्रेस भी वही भाईंदर का एड्रेस है जो भारती की आईडी पर लिखा था। जो असल में भारती का एड्रेस है ही नहीं, क्योंकि वो और उसका परिवार वहाँ से कई साल पहले नाला सुपारा शिफ्ट हो चुका है। हाँ सर, उस लड़के के झोले से एक रिसिप्ट मिली है सर। ये रसीद मिला जो किसी टेलरिंग शॉप की है, और उस पर भी नाला सुपारा का ही एड्रेस है। भारती के पहचान पत्र पर उसके उस घर का पता था जिसे वो सालों पहले छोड़ चुकी थी। काम पर रखते वक्त मालविका ने उससे वो पहचान पत्र तो लिया था, लेकिन उस पर दर्ज वो जानकारी सही है या गलत, ये पता लगाना जरूरी नहीं समझा। अब पुलिस की मुश्किल ये थी कि वो उसकी मौत की सूचना उसके परिवार तक पहुंचाए तो कैसे, इस मामले की तहकीकात को आगे बढ़ाए तो किस तरह।
जी साहब, मैं इन दोनों भाई बहनों को जानता हूँ। यहीं पास के चौल में रहते थे अपने बाप विशाल दा के साथ। सुनिए, ये विशाल दा यहीं रहता? जी साहब। अभी कहाँ होगा ये? अभी अपनी पान बीड़ी की कोके की दुकान पे होगा, रात को लौटेगा। कुछ कर दिया क्या साहब? कि बेटे और बेटी की मौत हो गई, उसको इन्फॉर्म करना था। भारती और कुणाल, कुछ दिन पहले तो उसकी माँ का मर्डर किया किसी ने। माँ का मर्डर हुआ था? जी साहब। केलकर, विशाल दा को उसकी दुकान से बुला के ले और लोकल पुलिस स्टेशन से पता करो कि भारती की माँ के मर्डर का क्या मामला है। यस सर। 19 दिन पहले इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद जब हम क्राइम सीन पर पहुंचे तो लगा कि मामला लूट का है, लेकिन घर वालों का कहना है कि घर से कुछ भी मिसिंग नहीं हुआ है। इनफैक्ट घर में कुछ ऐसा था ही नहीं जिसे लूटा जा सकता। तो कोई सस्पेक्ट? हाँ, हमें उसके पति विशाल दा पर शक है, क्योंकि उसने अपने बयान में कहा था कि कत्ल के वक्त वो अपनी दुकान पर था, लेकिन उसके फ़ोन की लोकेशन उसके घर की थी। लेकिन उसका ये भी कहना है कि वो अपना फ़ोन घर पे भूल गया था। वो बहुत बड़ा बेवड़ा है। वो अपने बीवी बच्चों को पीकर बहुत मारता था। जिस दिन झगड़ा हुआ उसके अगले दिन ही विंदा की लाश मिली, लेकिन उसका बाप बेवड़ा अभी भी पी पी के बुरा हाल करता, नहीं सुधरा अभी भी। क्या रे, बहुत फिक्र है तेरे को मेरी सुधरने की? चल चल अभी निकल यहाँ से, चल। कोई काम धंधा रहता नहीं। जाओ जाओ। ये हवलदार लोग बोल रहे थे कि वो मेरा छोकरा छोकरी के वास्ते बुलाए मेरे को। कोई कांड किया क्या वो लोग? कुछ किया है तो लेके जाओ साहब। ये मामले में आप पूरा कानून के साथ है। वो दोनों अभी दुनिया में नहीं है, मर चुके हैं। सर, कुणाल और भारती की पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स आ गई और इसके अलावा सर डॉक्टर्स का कहना है कि दोनों ने मरने से पहले काफी स्लीपिंग पिल्स ली थी। स्लीपिंग पिल्स? अगर वो दोनों फांसी लगाकर आत्महत्या करने वाले थे तो फिर उन्हें नींद की गोलियां खाने की क्या जरूरत थी? सर, नींद की गोलियों का असर होने में थोड़ा वक्त लगता है। हो सकता है कि उन्हें लगा हो कि नींद की गोलियां कम पड़ गई है, इसलिए मरने के लिए दोबारा कोशिश की हो जिसमें वो कामयाब हो गए। नहीं केलकर, ये बात पूरी तरह से गले के नीचे नहीं उतर रही। सबसे पहली बात, अगर उन्हें मरना ही था तो वो किसी और के घर क्यों मरे? अपने घर या किसी न्यूट्रल जगह पे क्यों नहीं? दूसरी बात, जैसा कि हमें वॉचमैन ने बताया, भारती ने कुणाल को साबुन लेने के लिए भेजा था, जो वो लेकर भी आया। अगर दो लोग कुछ समय के बाद आत्महत्या करने वाले हैं तो वो साबुन मंगाने या लाने की फिक्र क्यों करने लगे? तो फिर हो सकता है कि सर ये मर्डर हो, किसी ने उन्हें नींद की गोलियां दी और बाद में लटका दिया ताकि मामला आत्महत्या का लगे। शायद ऐसा ही हुआ होगा, क्योंकि उनकी बॉडीज पर और उस घर में स्ट्रगल का कोई भी निशान नहीं था। मेरे हिसाब से जब उन्हें फांसी पर लटकाया गया वो दोनों होश में नहीं थे। और अगर हमारी थ्योरी सही है तो कातिल कोई एक नहीं दो होने चाहिए, क्योंकि दो लोगों को इतनी हाइट पर लटकाना किसी एक आदमी के बस की बात नहीं हो सकती। सर, इसके अलावा दोनों की माँ वृंदा का भी मर्डर हुआ था। हो सकता है कि इन दोनों में कुछ कनेक्शन हो। बिल्कुल हो सकता है, और इस कनेक्शन को ढूंढने के लिए हमें डिटेल्स चाहिए होंगे। किस बात की पार्टी हो रही है? बीवी के मरने की या बच्चों की मौत की? काय म्हणताय तुम्ही साहब? कैसी पार्टी? साले सब के सब एक साथ छोड़ के गए मेरे को। न कोई रोटी बनाने वाला है, न कोई कपड़े धोने वाला है। जिस दिन तेरे बच्चों की मौत हुई है उस दिन सुबह 9 बजे कहाँ था तू? अपने शोरूम पे, पान की दुकान पे रहेगा साहब। और किधर रहेगा? सुबह 8 बजे नक्की अपन खोलता है दुकान, नियम है। उसके बाद कहीं नहीं गया तो? किधर जाएगा साहब? आसपास के लोगों को पूछ के नक्की करो आप। तूने पुलिस को बताया था कि जिस दिन तेरी बीवी की मौत हुई थी तेरा मोबाइल फोन घर पे छूट गया था, लेकिन हमें पता चला है कि दोपहर 12 से 1 तू अपनी दुकान पर भी नहीं था, वहां ताला था। कहाँ गया था? दारू की दुकान पे। फिक्स है, दोपहर को 12 बजे, शाम को 7 बजे। वो साहब को बोला था मैं, और आप शक कर रहे मेरे पे? मैं मारा मेरी फैमिली को? क्यों? तू क्यों नहीं मार सकता? हर रोज थोड़ा थोड़ा करके तो मार ही रहा था ना। तो किसी दिन दिमाग में आया होगा कि किस्सा खत्म कर दूं। अच्छा नहीं है साहब, औरत कमाओ, छोकरी कमाओ। छोकरा भी कमाना शुरू करने वाला था। उनकी मौत से मेरे को नुकसान होगा कि फायदा? थोड़ा सोचो सर, कोई खुद से खुद का नुकसान करके लेता है क्या? सर, कुणाल, भारती और वृंदा के कॉल रिकॉर्ड से कुछ नहीं मिला सर। तीनों के रिकॉर्ड क्लीन है और विशाल दा की सेल इन्फॉर्मेशन से यही पता चला है कि वो सच बोल रहा है। कुणाल और भारती के मर्डर के वक्त वो अपने शॉप पर ही था
और आसपास के दुकानदारों का भी यही कहना है। पिछली बार उसका फोन घर छूट गया था, कहीं अपनी उस गलती से सबक लेकर इस बार वो जानबूझकर अपना फोन पान की दुकान पर तो नहीं छोड़ गया। पर यह कोई स्ट्रॉन्ग एलिबाई नहीं है। इस मामले में हमें हर फैक्ट को लेकर श्योर होना होगा और फिलहाल मुझे लगता है कि हमें वृंदा के मर्डर को छोड़कर भारती और कुणाल पर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, क्योंकि अगर इन दोनों केसेस का आपस में कोई कनेक्शन है तो वो खुद ब खुद सामने आ जाएगा। अब जबकि ये क्लियर हो चुका है कि मामला सुसाइड का नहीं मर्डर का है, इसका मतलब ये हुआ कि कुणाल का मालविका के घर आना महज एक इत्तेफाक था, कत्ल भारती का होना था। और इस बात से अनजान भारती ने कुणाल से साबुन मंगवाया जो वो लेके भी आया, लेकिन साबुन लेके जब वो पहुंचा तो भारती के साथ वो भी मारा गया। यानी हमें जो भी लीड मिलेगी वो भारती से कनेक्टेड लोगों से मिलेगी। राइट। वो जो मेड थी सुप्रिया जिसने भारती को मालविका के घर काम पे लगाया था, केलकर, उसे बुला। जी सर। साहब, भारती मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। अगर किसी ने उसको परेशान किया होता तो उसने बताया होता मेरे को, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं बताया। भारती से तुम्हारी पहली मुलाकात कब और कहाँ हुई थी? 2 साल पहले बाजू वाले सोसाइटी के कुछ घर में काम करती थी मैं, उधर ही भारती से मुलाकात हुई थी। फिर धीरे धीरे हम दोनों का दोस्ती हो गया। जब तुमने भारती को मालविका के घर काम पर लगवाया तो वहाँ पहले से कोई कुक था या थी जिसे हटाकर भारती को काम पर रखा गया हो और उसने नाराज होकर भारती को मार दिया हो? नहीं साहब, मालविका मैडम के घर पे पहले कोई नहीं था। वो उनका नया नया नौकरी लगा था ना, तो भारती को ही पहला रखा था। सुप्रिया, हमें पता चला है कि भारती को तुमसे ज्यादा पगार मिलती थी, तो बुरा तो लगता होगा तुम्हें, क्योंकि काम पर तुमने लगवाया और कमा वो तुमसे ज्यादा रही थी। सबको अपना किस्मत का मिलता है साहब, और वो कौन सा लाखों में कमा रही थी कि मेरे को जलन होएगा। क्या भारती का कभी किसी से कोई झगड़ा हुआ हो, किसी और काम वाली से या फिर बिल्डिंग में किसी और से? नहीं साहब, कभी किसी से कोई झगड़ा नहीं हुआ उसका। सर, बिल्डिंग के किसी और मेड या गार्ड के पास इन कत्लों का कोई मोटिव दिखाई नहीं देता। मुझे लगता है हमें उन दूसरे घरों में भी बात करनी चाहिए जहाँ भारती काम किया करती थी। हो सकता है कोई क्लू मिले। वो सिर्फ एक मेड थी सर, और अपने काम से काम रखती थी, ज्यादा छुट्टियां भी नहीं लेती थी। दूसरी मेड्स की तरह इधर की बातें उधर करना उसकी आदत नहीं थी। बस उसकी एक ही प्रॉब्लम थी, जब देखो एडवांस मांगती थी। एडवांस? जी हाँ सर, मेरे यहाँ भी 2 महीने की सैलरी उसके ऊपर एडवांस चल रही थी, और पिछले ही महीने उसने मुझसे 1 लाख रुपए मांगे थे। 1 लाख? जी हाँ, मुझे भी ये बात थोड़ी सी अजीब लगी थी, इसीलिए मैंने उसको मना कर दिया था। जी हाँ, हमने कुछ एडवांस दिया था उसको, लेकिन उसके बाद उसकी हिम्मत इतनी बढ़ गई कि इनसे 1 लाख रुपए मांग बैठी। तो फिर आपने दिए उसे ये पैसे? नो सर। तो उसने आपको बताया कि उसे इतनी बड़ी रकम क्यों चाहिए थी? नो आइडिया सर। जब देखो वो पैसे के लिए बहुत डेस्परेट रहती थी, शायद कोई इमरजेंसी हो। ये आपके हाथ पे क्या हुआ? वो वॉशरूम में स्लिप हो गई थी तो नल लग गया। आप स्लीपिंग पिल्स का इस्तेमाल करती हैं? जी पहले करती थी, अब नहीं करती। मतलब अभी आपके घर में स्लीपिंग पिल्स नहीं? जी है ना। मैं देख सकता हूँ? बिल्कुल, अभी ले। ये तो सील बंद है। मैंने कहा था ना आपसे, मैं पहले लेती थी, अब नहीं लेती। गुड, कि अब आपको इनकी जरूरत नहीं पड़ती। थैंक यू। सर, हो सकता है कि कातिल अपने साथ वो स्लीपिंग पिल्स पहले से ही लाए हो कहीं और से। केलकर, हम किसी को क्लीन चिट देने में इतनी जल्दबाजी नहीं कर सकते। मुझे लगता है मालविका जरूर हमसे कुछ छुपा रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कत्ल उसी ने किया है, पर हो भी सकता है। स्लीपिंग पिल्स की बॉटल का सील बंद होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बॉटल नहीं भी खरीदी जा सकती है। लेकिन सर, अगर मान भी लिया जाए कि कत्ल मालविका ने किया है, लेकिन उसके पीछे उसका क्या मोटिव हो सकता है? वही तो पता लगाना है। साहब, नितेश साहब महीने में कम से 20 दिन बाहर रहते हैं साहब। मालविका मैडम इधर रहती है साहब। कुछ साल पहले साहब उनके ड्राइवर के साथ चक्कर चालू हो गया, और ये नितेश जी को पता चला साहब। नितेश जी ने ड्राइवर का हाथ तोड़ दिया। ड्राइवर अब किसी काम का नहीं है साहब, बस वो दुकान पे पड़े रहता है साहब। सर, हो सकता है कि हिस्ट्री ने एक बार फिर से खुद को रिपीट किया हो। मतलब? सर, उस ड्राइवर की तरह मालविका का कुणाल से भी अफेयर हो गया हो, जिसका पता नीलेश को चला और उसने उसको गुस्से में मार डाला। कुणाल का तो उस बिल्डिंग में आना जाना होता ही नहीं था, तो अफेयर कैसे होगा?
और कुणाल के कॉल रिकॉर्ड्स में मालविका से बातचीत का कोई जिक्र नहीं है। ये हो सकता है कि मालविका का अफेयर किसी और से चल रहा हो और भारती को ये बात पता चल गई हो। अब भारती को पैसों की जरूरत तो थी, हो सकता है उसने मालविका को ब्लैकमेल करके उससे पैसे ऐंठने की कोशिश की हो और मालविका और उसके प्रेमी ने भारती को अपने रास्ते से हटा दिया हो। पर मालविका का अफेयर किससे होगा? अगर मालविका का कोई प्रेमी है तो उसका नंबर उसकी कॉल लिस्ट में जरूर होगा। गुड, पता लगाओ। यस सर। मालविका की कॉल हिस्ट्री सर, इसमें एक नंबर है ये वाला, इस पर काफ़ी बातें होती है। और सर हैरान की बात यह है कि जब जब नितेश घर पे होता है तब इस कॉल की फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है और उसके जाते ही सडनली बढ़ जाती है। काफ़ी लेट नाइट कॉल्स भी है सर, कुछ कॉल तो 2-2 घंटे की है। पता चला किसका नंबर है ये? हाँ सर, मालविका के पड़ोसी हेमंत तोशनीवाल का है सर। तो फिर देर किस बात की है? बुलाओ मैडम को और साथ में नितेश और हेमंत को भी। आप इतना बेहुदा और घटिया इल्जाम कैसे लगा सकते हैं मुझ पर? हेमंत जी हमारे पड़ोसी हैं और वो भी मैरिड हैं और मैं भी। तो आपके कॉल डिटेल्स में जो लेट नाइट 2-2 घंटे की कॉल्स दिखाई दे रही हैं, उस दौरान शायद आप एक दूसरे को सिलाई बुनाई या कुकिंग के टिप्स देते होंगे। कौन सी कॉल सर? आप क्या कह रहे हैं? क्यों हमारी एनर्जी वेस्ट करवाना चाहते हो? जो सच है वो मान क्यों नहीं लेते? नितेश बिल्कुल भी अच्छे पति नहीं है। सर आप मुझसे इस चोट के बारे में पूछ रहे थे ना, ये चोट मुझे नितेश ने दी है, इसीलिए प्यार की तलाश में मैं मानती हूँ सर कि मेरे और हेमंत के बीच में अफेयर है, लेकिन हमने किसी का मर्डर नहीं किया सर। आप यकीन कीजिए मेरे। गुस्सा आ रहा है तो दिखा, ऐसे उदास होकर दिल टूटने का नाटक मत कर। जो आदमी अपनी बीवी को बेरहमी से मार सकता है, मार मार के अपने ड्राइवर का हाथ तोड़ सकता है, वो खून भी कर सकता है। चल बोल, भारती और कुणाल को क्यों मारा? सर मेरे पास कोई वजह भी तो होनी चाहिए ना खून करने के लिए, जबकि मैं तो उस दिन शहर में भी नहीं था जब भी मर्डर हुए। आप चाहे तो एयरपोर्ट की सीसीटीवी फुटेज भी देख सकते हैं। 9 o'clock तो मेरी फ्लाइट लैंड हुई थी, उसके बाद लगभग आधा घंटा मुझे टर्मिनल से बाहर निकलते हुए लग गया, फिर मैं सीधा ऑफिस चला गया। उसके बाद जब मालविका का फोन मेरे पास आया तब मुझे उसने बताया कि क्या हुआ, उसके बाद मैं घर पहुंचा। नीलेश का रवैया अपनी पत्नी मालविका के प्रति सही नहीं था। वो उस पर हाथ उठाता था, उसे मारता था, लेकिन मालविका ने उसका विरोध करने की बजाय उसके इस बर्ताव को सहते हुए अपनी खुशियों को कहीं और ढूंढने का फैसला लिया, जो कि गलत था। तो अब सवाल यह था कि क्या कुणाल और भारती ने खुद कोई गलती की थी या वो मासूम थे और उन दोनों को इन लोगों की गलतियों का खामियाजा भुगतना पड़ा था। सर मालविका, निशांत और हेमंत के फोन की लोकेशन चेक की, लेकिन इनमें से कोई भी कत्ल के वक्त मौका वारदात में मौजूद नहीं था। और एक्सक्यूज मी सर, हाँ बाबा, कब? ठीक है सर, आईटी डिपार्टमेंट से फोन था, अभी थोड़ी देर पहले आदर्श नगर मार्केट में भारती का फोन स्विच ऑन हुआ है। लेट्स गो। करीब 30-32 साल का आदमी रहा होगा साहब, अभी करीब 1 घंटे पहले ही मोबाइल बेच के गया। सर इसमें से तो पूरा डेटा ही डिलीट कर दिया है। आपकी दुकान में सीसीटीवी है? जी सर। फुटेज दिखाइए। ये रहा सर। एक बार पॉज करो। मैं सच्ची बोलता हूँ साहब, मैंने उन दोनों को नहीं मारा, सच्ची में साहब। तो भारती का फोन तेरे पास कैसे आया? वो मैंने चोरी किया था साहब। मैं भी सच्ची बोलता हूँ साहब, मैंने उन दोनों को नहीं मारा साहब। ये जो कह रहा है वो सच हो भी सकता है और नहीं भी, पर झूठ बोलने के चांसेस ज्यादा बनते हैं। क्यों सर? केलकर, उस फोन की कीमत कितनी होगी? 1000 रुपए, ज्यादा से ज्यादा 1500 रुपए। अब इतनी मामूली रकम के लिए कोई क्राइम सीन से एविडेंस मिटाने जैसा सीरियस क्राइम कैसे कर सकता है? इसका कोई ना कोई कनेक्शन तो है, या तो भारती से या फिर कुणाल से। आओ। मैंने उन दोनों को कभी आपस में बात करते नहीं देखा, लेकिन अगर कुछ हो भी तो क्या कहा जा सकता है? क्या बोलते तुम्ही साहब? विनोद और भारती के बीच में चक्कर कैसे हो सकता है साहब? क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि साहब वो विनोद मेरे से प्यार करता है साहब, बहुत पहले से। फिर तो हो सकता है सुप्रिया की भारती का कत्ल तुम ही ने किया हो। हाय साहब, भारती मेरी बहन जैसी थी, कोई अपनी बहन को मार सकता है क्या? हो सकता है तुम्हारे विनोद का ज्यादा इंटरेस्ट तुम्हारी बहन में हो गया हो और फिर गुस्से में आकर तुमने। नहीं साहब, मैंने कभी भी भारती को उस नज़र से नहीं देखा। मैं सुप्रिया से प्यार करता हूँ, सच्चा प्यार। चलो भारती से प्यार ना सही, पर यह भी तो हो सकता है कि विनोद की कुणाल से कोई दुश्मनी हो। साहब मैंने तो कभी भी उससे बात तक नहीं की,
तो दुश्मनी कैसी? साहब एक छोटी सी गलती के चक्कर में मुझे इतना मत रगड़ो साहब, मैंने कुछ नहीं किया। क्या साहब, हम लोग गरीब है, इस वास्ते आप हमारे पीछे पड़े हो ना साहब। और जिन पैसे वालों के पीछे आपको पड़ना चाहिए उनकी तरफ तो आप देख भी नहीं रही साहब। मतलब किसकी तरफ देखना चाहिए हम? अगर तुम्हें लगता है कि कोई है जो हमारी नजरों से छूट रहा है तो बोलो। सब वो ऋषि साहब, मैं उनके घर पर काम करती हूँ साहब, उन्हीं के पैसे से मेरा चूल्हा जलता है, इससे जास्ती मैं कुछ नहीं बोल सकती साहब। सर मैंने भारती के कॉल रिकॉर्ड्स फिर से चेक किए, उसकी बातचीत ऋषि की पत्नी प्रीथा से उतनी नहीं होती थी जितनी की ऋषि से होती थी। तो इतनी बड़ी बात पहले हमारी नजर में क्यों नहीं आई? सर प्रीथा और ऋषि के दोनों के ही नंबर प्रीथा के नाम पर ही रजिस्टर है, इसलिए हमें लगा कि उसकी बातचीत प्रीथा से होती होगी, लेकिन अब पता चला कि उसमें से एक नंबर तो ऋषि के पास रहता है। लेट नाइट कॉल्स? नो सर। केलकर, तुम्हें याद है जब हमने ऋषि से भारती को एडवांस देने की बात पूछी थी तो उसने हमें ये नहीं बताया था कि भारती ने उससे भी 1 लाख रुपए मांगे थे, बल्कि उसकी वाइफ ने हमें ये बात बताई थी। उसकी हिम्मत इतनी बढ़ गई कि इनसे 1 लाख रुपए मांग बैठी। और ये बात ऋषि को पसंद नहीं आई। राइट, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ऋषि ने ही भारती को 1 लाख रुपए दिए हों और ये बात वो हमसे छुपा रहा हो भी सकता है सर। अगर ऐसा है केलकर, तो इसके पीछे कोई ठोस और बड़ी वजह होनी चाहिए, वरना कोई अपनी मेड को इतनी बड़ी रकम क्यों देगा? अरे साहब आप यहाँ? कुछ सवाल पूछने थे तुझसे तेरी बेटी को लेकर। तेरी बेटी का किसी के साथ कोई अफेयर था? नहीं साहब, वो ऐसी छोकरी नहीं थी, घर से काम, काम से घर, बस। अगर करना भी चाहती साहब तो खत किधर था उसके पास, 7 घर का काम करके ये सब करने का। 7 घर का? लेकिन हमें तो पता चला कि वो 3 ही घरों में काम करती थी। 21,000 रुपए लाती है साहब महीने का। 3,000 के हिसाब से 7 घर के जो है ना साहब। कब से आ रहे थे ये 21,000 रुपए? गए 2 महीने से। अजीब बात है सर, ठीक 2 महीने पहले भारती ने इन 3 घरों को छोड़कर बाकी सभी घरों से काम छोड़ दिए थे, उसके बाद भी उसकी इनकम कम होने की बजाय बढ़ गई। इसका मतलब है कोई तो था जो उसे ये एक्स्ट्रा पैसे दे रहा था, और जाहिर सी बात है कि ये एक्स्ट्रा पैसे उसे सिर्फ कुकिंग के लिए तो नहीं मिल रहे थे। ऋषि, केलकर, ऋषि से बात करने का वक्त आ चुका है। हमें शक था कि भारती का किसी के साथ अफेयर चल रहा था, इसलिए हमने आपसे पूछा भी था, लेकिन उस वक्त आपने हमें बताया नहीं कि वो विनोद नहीं बल्कि आप हैं। क्या बोल रहे हैं आप? आपकी वाइफ सुबह जॉब पे जाती हैं और उनके जाने के बाद भारती यहाँ काम करने आती थी। तो मेरी वाइफ के जाने के बाद जो मेरे घर पे आएगा सबसे मेरा अफेयर होगा? नहीं, सिर्फ भारती। आप अपने बैंक से महीने के हर पहले हफ्ते में 18,000 रुपए निकालते हैं। जी हाँ, 3,000 सुप्रिया और भारती के लिए और बाकी अपने घर खर्च के लिए। लेकिन भारती के कत्ल से जस्ट पहले आपने अपने अकाउंट से 1 लाख रुपए निकाले थे, किस लिए? जी वो मेरे एक दोस्त को जरूरत थी, उसके लिए निकाले थे। लेकिन नॉर्मली इतना बड़ा अमाउंट लोग ऑनलाइन ट्रांसफर करना प्रेफर करते हैं, सेफ्टी भी रहती है, कन्वीनियंस भी रहती है, लेकिन आपने अपने दोस्त को कैश दिया, क्यों? क्योंकि आपकी उस दोस्त का बैंक में अकाउंट था ही नहीं मिस्टर ऋषि। मेरे को नहीं मालूम वो सबसे लाख रुपए काहे को मांग रही थी। आई चप्पल, उसका कोई बैंक अकाउंट था? साहब उसके बाप का अकाउंट नहीं है तो उसका कहां से रहेगा? देखिए सर, मैं मानता हूं कि मैंने भारती को 1 लाख रुपए दिए थे, लेकिन मैं उसकी मदद करना चाहता था। अब किसी की मदद करना कोई क्राइम तो नहीं है ना? इन बेफिजूल बातों में टाइम वेस्ट करने से अच्छा है हम सीधा पॉइंट पर आए। भारती के पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह पता चला है कि कत्ल के वक्त वो प्रेग्नेंट थी। एक छोटा सा डीएनए टेस्ट होगा और उससे ये इजीली साबित हो जाएगा कि उसे प्रेग्नेंट करने वाले तुम थे। अब अपना जुर्म कबूल करोगे या मैं कोर्ट से ऑर्डर लाकर तुम्हें घसीटता हुआ सरकारी हॉस्पिटल लेके चलूं? देखिए सर, मैं मानता हूं कि मेरा उससे अफेयर था, लेकिन मैंने उसका कत्ल नहीं किया। मैं तो उसकी मदद के लिए उसे हर महीने 15,000 रुपए दिया करता था। मैंने तो उसे 1 लाख रुपए भी दिए थे। मैं उसे क्यों मारूंगा सर? भारती के प्रेग्नेंट होने वाला ब्लफ तो काम कर गया,
पर भारती की मौत के वक्त ऋषि वाकई में ऑफिस में ही था। उसके कॉल रिकॉर्ड्स में भी ऐसा कोई नंबर सामने नहीं आया जिससे ये लगे कि उसने भारती को मारने के लिए किसी को हायर किया था। बहुत उम्मीद थी मुझे इस थ्योरी से, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। एक छोटा सा क्लू मिला है सर। क्या? वृंदा की कॉल लिस्ट में एक नंबर था जिस पर उसने 1 या 2 बार बात की थी, इसलिए हमने भी कुछ खास ध्यान नहीं दिया था। लेकिन जब उस नंबर पर फ़ोन किया तो पता चला कि वो नंबर किसी महेश राव का है, जो कि एक प्रॉपर्टी डीलर है। सर, जिन लोगों का गुजारा इतना मुश्किल से होता है, उनका प्रॉपर्टी डीलर से बात करना कुछ अजीब नहीं लगता? महेश राव कुछ हजार रुपए कमाकर अपना परिवार चलाने वाली भारती को 1 लाख रुपए जैसी बड़ी रकम की जरूरत पड़ना, और ऋषि जिसके साथ उसका रिश्ता सिर्फ मालिक और नौकर का था, उसका भारती को 1 लाख रुपए देकर उसकी जरूरत को पूरा करना, ये दोनों बातें अजीब थी। इसलिए अब ये बहुत जरूरी था कि पुलिस भारती की उस जरूरत का पता लगाए, और वो उम्मीद कर रही थी कि इस प्रॉपर्टी डीलर महेश राव से उन्हें इस मामले में कोई ना कोई मदद जरूर मिलेगी। वृंदा और उसकी बेटी भारती यहाँ मीरा रोड में किराए की खोली लेना चाहते थे। भारती का भाई कुणाल वो भी कभी कभी उनके साथ में आया करता था। फिर अचानक उसका फ़ोन आया और उसने मुझे बोला कि उसे अब किराए पे खोली नहीं चाहिए, उसे खोली खरीदी करनी है। अचानक ऐसा क्या हुआ कि किराए पे खोली ढूंढते ढूंढते उसे खरीदने की बात करने लगी? पता नहीं साहब, पर उसने मुझे इस बारे में बात चलाने के लिए बोला और 1 हफ्ते में ही उसे खोली खरीदी करनी। और फिर कुछ दिन बाद वापस उसका कॉल आया। वो मुझसे बोली कि अब उसे खोली खरीदी करनी नहीं है, उसे किराए पर ही खोली दिला दो, और उसके लिए उसने मुझे डिपॉजिट के लिए 1 लाख रुपए भी ला कर दिए। यानी कि भारती, उसकी माँ और उसका भाई कुणाल अपने बाप को छोड़कर अलग रहने की प्लानिंग कर रहे थे। हो सकता है ये बात विशाल दा को किसी तरीके पता चल गई हो और उसने गुस्से में आके तीनों को मार दिया हो। उठा के लाओ उसे। बहुत होशियारी है ना तुझे? सच बोल, तुझे पता था ना कि वो लोग छोड़ के जा रहे तुझे, इसलिए सबको मार डाला ना? हाँ बोल। साहब मेरे को कुछ भी खबर नहीं थी साहब की, ऐसा कुछ पुणे में करने वाले हो लोग। साहब मेरे को मालूम होता उनके पास 1 लाख रुपया है तो मैं उनसे वैसे ही ले लेता साहब। वृंदा के मर्डर की इंक्वायरी कर रही टीम ने हमें बताया था कि उन्हें क्राइम सीन को देखकर ऐसा लगा था कि मामला लूट का है। इसका मतलब जिसने भी वृंदा को मारा वो गया तो लूट के इरादे से था, लेकिन उसे वहां कुछ मिला नहीं क्योंकि भारती पहले ही सारा पैसा महेश को दे चुकी थी खोली के लिए। अब अगर ये विशाल दा नहीं है तो कौन है? और ऋषि ने सबसे छुपाकर ये पैसा भारती को दिया था, तो फिर किसको और कैसे पता चला कि भारती के पास पैसा है और उसने अपने घर के अंदर छुपा के रखा है? बोलो। सब मेरे को नहीं पता आप क्या बोल रहे हो। मेरे को कैसे मालूम होगा कि भारती के पास इतने पैसे कैसे आए? ठीक वैसे ही जैसे तुम्हें भारती और ऋषि के बीच के रिश्ते के बारे में पता था। उन दोनों के रिश्ते के बारे में मेरे को धोखे से पता चल गया। कोई जासूसी नहीं की थी। उस दिन मैं काम पर गई थी तो दरवाजा खुला था। आप जल्दी आ गए? तो मेरे को शक हुआ साहब, जो मैंने आपको बता दिया, लेकिन ऋषि साहब ने भारती को कितने पैसे दिए, कब दिए, ये सब मेरे को कुछ नहीं मालूम साहब। ठीक है, जा सकती हूँ। साहब, काश्मीरा पुलिस स्टेशन से इंफॉर्मेशन आई है। कुछ महीने पहले भारती का भाई कुणाल अपने कुछ दोस्तों के साथ ड्रग्स कंज्यूम करते हुए पकड़ा गया था। सभी माइनर थे, इसलिए वार्निंग देके छोड़ दिया गया था। लेके आओ उन्हें। हाँ सर, कुणाल मेरा ही दोस्त है सर। हम दोनों साथ में ड्रग्स लिया करते थे, लेकिन उसकी बहन के रेप वाले मैटर से मेरा कोई कनेक्शन नहीं है सर। रेप? भारती का रेप हुआ था? एक दिन कुणाल अपनी बहन का फोन लेकर के मेरे पास में आया था साहब, तभी उसने मुझे एक वीडियो दिखाया साहब। पिछले 6 महीने से मैं ऋषि दोषी के वहाँ खाना बनाने का काम कर रही हूँ, और तब से वो मेरी इज्जत लूट रहा है। पहले जब उसने मेरे साथ ये सब किया तो मैं पुलिस के पास जाना चाहती थी, सबको बताना चाहती थी, लेकिन उसने मुझे धमकी दी कि
कि अगर तू पुलिस के पास गई तो बेटा मुझे ही जेल में डाल देंगे, ये बोल के कि मैं धंधा करती हूँ। अब बस जो करना है मुझे ही करना, और मैं वही करने जा रही हूँ। ये वीडियो कुणाल के फोन में था? नहीं साहब, ये उसकी बहन के मोबाइल में था। वो अपना मोबाइल घर पर ही छोड़ गई थी, वो हाई हो गया था तो साहब मैंने ये उसके मोबाइल में से वीडियो अपने मोबाइल में ट्रांसफर कर लिया बस साहब। पर एक सवाल और पैदा होता है केलकर, अगर भारती ने ये वीडियो एज ए सुसाइड नोट बनाया था तो उसने सुसाइड किया क्यों नहीं? इसका मतलब है वीडियो को बनाने का मकसद सुसाइड नहीं, ऋषि को ब्लैकमेल करना था। विनोद के साथ ऋषि को भी उठाओ और इस वीडियो को आईटी में भेजो, उन्हें कहो पता करें ये वीडियो शूट कब हुआ था। यस मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब, साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैंने कोई वीडियो डिलीट नहीं किया साहब। बहुत हुए तेरे घड़ियाली आंसू। मैं जानता हूँ तेरा भारती के साथ कोई अफेयर नहीं था, बल्कि तूने उसका रेप किया था। और 1 लाख रुपये जो तूने उसको उसकी मदद के लिए दिए थे ना, वो तेरी मर्जी से नहीं थे, बल्कि उसने तुझे ब्लैकमेल किया था। अपना जुर्म कबूल कर ले, वरना तेरा जुर्म साबित करने के लिए अदालत में वो वीडियो है हमारे पास। नहीं बोलेगा? हाँ नहीं बोले? हाँ सर, मैंने रेप किया था उसका। वो मुझे ब्लैकमेल भी करती थी और उसने मुझसे 1 लाख रुपए भी मांगे थे जो मैंने उसे दे दिए थे। भारती ने मुझसे पैसे लेने के बाद वो वीडियो मेरे सामने डिलीट कर दिया था सर। जब वो मुझे ब्लैकमेल करने ही नहीं वाली थी तो मुझे उसे मारकर क्या मिलता है सर? सर, ऋषि ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। उसी ने भारती का रेप किया था और भारती ने उसे वीडियो दिखाकर 1 लाख रुपया लिए थे। लेकिन विनोद तो अभी भी कह रहा है कि उसे वीडियो के बारे में कुछ भी नहीं पता। शायद वो सच बोल रहा है सर, क्योंकि ऋषि का कहना है कि जिस वक्त उसने भारती को 1 लाख रुपये दिए थे, उसी वक्त भारती ने उसके सामने ही अपने फोन से वो वीडियो डिलीट कर दिया था। अगर ऐसा है तो फिर ऋषि के पास कोई मोटिव बचता नहीं भारती को मारने का। सर, ये आईटी रिपोर्ट। केलकर सर, ये भारती के फ़ोन और वीडियो की रिपोर्ट है। सर, इसमें लिखा है कि वीडियो 19 दिन पहले शूट किया गया था, लेकिन भारती के फ़ोन से नहीं। व्हाट? हाँ सर। जी सर, भारती के फ़ोन का कैमरा 4 मेगापिक्सल है, जबकि वीडियो शूट किया गया है 10 मेगापिक्सल वाले कैमरा से। 19 दिन पहले मतलब भारती की माँ वृंदा के कल से 2 दिन पहले। केलकर, अगर ये वीडियो भारती के फोन से नहीं बनाया गया तो जरूर किसी ऐसे आदमी के फोन से बनाया गया है जो भारती और ऋषि के रिश्ते के बारे में जानता था और साथ ही भारती को उस पर पूरा भरोसा था। मैं ऋषि दोषी के वहाँ खाना बनाने का काम कर रही हूँ और तब से वो मेरी इज्जत लूट रहा है। देख सुप्रिया, एक छोटा सा टेस्ट होगा तेरे फोन का और बड़ी आसानी से पता चल जाएगा कि ये वीडियो तेरे फोन पे शूट किया गया था। तेरा खेल खत्म हो गया सुप्रिया। सब वो उस दिन जब मैं भारती को ऋषि सेठ के साथ देखी तो मेरे को बहुत झटका लगा साहब। सुप्रिया, छोड़। शादीशुदा आदमी है वो, अगर उसकी बीवी को मालूम पड़ गया ना तो खाल खींच लेगी, तेरी और मेरी भी। बहुत दिनों से वो मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे। मैं तो उनके घर का काम छोड़ना चाहती, पर उन्होंने मुझे धमकी दी कि मैं तुम्हें बदनाम कर दूंगी। मेरे को ऋषि सेठ पर बहुत गुस्सा आया, इसीलिए मेरे दिमाग में एक प्लान आया। ऋषि सेठ को ब्लैकमेल करने का प्लान। जो करता है मुझे ही करता है और मैं वही करने जा रही हूँ, अपनी जान लेने जा रही हूँ। बस अब हो गया अपना काम। अब देखना, ये देखकर वो ऋषि सेठ कैसे हिल जाएगा। 50-60 लाख रुपया तो ऐसे दे देगा और उसमें अब एक हिस्सा मेरा भी होगा। रवि को प्लान मालूम पड़ चुका था, इसीलिए हमने उसको भी साथ में ले लिया। अभी तो हम लोग सोच ही रहे थे कि ऋषि सेठ से कब कितना पैसा मांगने का है, कि अचानक से ये भारती उसने मना कर दिया, बोली कि मेरे को हराम का पैसा नहीं चाहिए। लेकिन फिर एक दिन मैंने भारती को किसी से फोन पर बात करते सुना। हाँ, पैसे घर पे रेडी है, आप आज मेरे को खुद ही दिखाओ, अगर मुझे पसंद आ गया तो कल आपको पूरे पैसे दे दूंगी। उसने हमारे साथ डबल गेम खेला था।
उसने फक्त ऋषि सर को वो वीडियो दिखाकर अपना पैसा उनसे निकाल लिया। लेकिन साहब, हम इतनी आसानी से उसको हमारा हक तो नहीं मारने दे सकते थे ना, इसीलिए विनोद उसकी खोली पर गया पैसे लेने। उस दिन जब मैं मालविका मैडम के घर गई तो झाड़ू कटका करने के बाद मैं उधर ही रुक गई। फिर जब वो भारती उधर आई तो मैंने जिद करके उसको चाय पिला दी, जिसमें मैंने नींद की गोली मिला दी थी। लेकिन तभी गेट पर से रवि का फोन आया। उसने कहा कि भारती का भाई कुणाल ऊपर आ रहा था। अरे कुणाल, ये दीदी, आपने साबुन मंगाया था। बैठ, तू अभी आया ना, तू भी चाय पी के जा। नहीं मैं चलता, मुझे अरे बैठ ना। तो मैंने वही चाय कुणाल को पिला दी, नींद की गोलियां डालकर। थोड़ी देर बाद दोनों भाई बहन बेहोश हो गए तो मैंने फ़ोन करके विनोद को बुला लिया। अब क्योंकि रवि भी तुम्हारे इस प्लान में शामिल था तो उसने नीचे गेट पे ड्यूटी संभाल ली, हाँ, ताकि किसी को किसी तरह का शक ना हो। सब माफ कर दो, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई साहब। गलती का एहसास होना बहुत बड़ी बात होती है सुप्रिया, लेकिन तूने जो जुर्म किया है उसके लिए जितनी भी सजा मिले वो कम है। जब एक आम आदमी अपने जैसे किसी दूसरे आम आदमी को न्याय पाने के लिए सालों अदालतों के चक्कर काटते हुए देखता है तो इंसाफ पर से उसका विश्वास उठ जाता है और जुर्म और जुल्म से लड़ने की बजाय वो उसके सामने सर झुकाए रखने में ही अपनी भलाई समझता है। यही वो डर था, वो सच था जिसने भारती को ऋषि की ज्यादतियों की खिलाफत करने की बजाय उन्हें चुपचाप सहते रहने के लिए प्रेरित किया, वरना उसके और उसके मासूम भाई के साथ जो हुआ वो कभी ना होता। ये बिल्कुल हमारी व्यवस्था का दोष है, लेकिन ये व्यवस्था बनाने वाले भी हम खुद हैं। पर अब वक्त आ गया है इस व्यवस्था को बदलने का, ताकि जुल्म करने वालों के दिलों में खौफ पैदा हो और उनके द्वारा सताए गए लोगों के दिलों में विश्वास। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।